मैडम प्रेसिडेंट एंड जेंटलमैन लेडीज़ ऑफ द हाउस, मुझे इस सम्मानित या और अच्छे शब्दों में कहूँ तो इस शानदार इंस्टीट्यूशन में 8 मिनट का समय दिया गया है। मैं आपको एश्योर करने वाला हूँ कि मैं हेनरी एट स्कूल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि हेनरी एट अपनी पत्नियों से कहा करते थे, मैं आपको ज़्यादा समय तक नहीं रखूँगा। But now finding myself लेकिन अब खुद को 8 में से 7वां स्पीकर पाकर आपको भी एक लंबी शाम लग रही होगी। मैं भी हेनरी एट की लास्ट वाइफ की तरह महसूस कर रहा हूँ, जो शायद जानती है कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया गया है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि इसे अलग तरीके से कैसे किया जाए। शायद मुझे जो करना चाहिए वह उन आर्ग्यूमेंट्स पर ध्यान देना है जो आज अपोजिशन ने पेश किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास रिचर्ड ओटवे का सुझाव था इस विचार को चुनौती देना कि उपनिवेशों की इकोनॉमिक सिचुएशन वास्तव में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण खराब हुई थी। सर रिचर्ड, मैं आपको इंडियन एग्जाम्पल देने आया हूँ। जब ब्रिटेन के कदम भारत पर पड़े उस समय इंडिया की वर्ल्ड इकोनॉमी में 23% की हिस्सेदारी थी, लेकिन जब ब्रिटिश भारत से गए उस समय ये घटकर 4% थी। क्यों? वजह साफ है, क्योंकि ब्रिटेन के बेनिफिट के लिए इंडिया पर शासन किया गया था। ब्रिटेन 200 वर्षों तक भारत से लूटे गए पैसों से तरक्की करता रहा। इनफैक्ट ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्चुअल में इंडिया की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बेस्ड थी। फॉर एग्जाम्पल, बुनकर दुनिया भर में फेमस थे और उनके बनाए कपड़े पूरी दुनिया में भेजे जा रहे थे, और फिर ब्रिटेन आ गया। वास्तव में ये बुनकर बुने हुए कपड़ों की तरह महीन मलमल बना रहे थे, और फिर ब्रिटेन आया, उनके अंगूठे और हथकरघे तोड़ दिए गए, उनके क्लॉथ एंड प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा दिए गए, एंड ऑफ कोर्स इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाना शुरू कर दिया गया और मैन्युफैक्चर्ड क्लॉथ को वापस भेजकर दुनिया भर के बाजारों में बाढ़ ला दी गई, जो विक्टोरियन इंग्लैंड के डार्क एंड सैटेनिक माइल के प्रोडक्ट बन गए थे। इसका मतलब था कि भारत के बुनकर भिखारी बन गए थे और इंडिया तैयार कपड़ों का वर्ल्ड फेमस एक्सपोर्टर से एक इंपोर्टर बन गया, और विश्व व्यापार में उसकी हिस्सेदारी 27% से घटकर 2% रह गई। इस बीच रॉबर्ट क्लाइव जैसे कॉलोनियलिस्ट ने भारत में अपनी लूट की आय पर इंग्लैंड में उपनगर खरीद लिए। हिंदी वर्ड लूट को अपनी डिक्शनरी के साथ साथ अपनी आदत का हिस्सा भी बना लिया। और ब्रिटिश का दुस्साहस तो देखिए, वे उसे क्लाइव ऑफ इंडिया पुकारने लगे जैसे कि वो भारत से बिलोंग करता हो। असल में उन्होंने ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि देश का अधिकांश भाग क्लाइव का है। 19th सेंचुरी के आते आते सच्चाई यह है कि इंडिया ब्रिटेन का बिगेस्ट कैश काउ बन चुका था। ब्रिटिश गुड्स एंड एक्सपोर्ट्स का भारत सबसे बड़ा खरीदार था, और भारत ब्रिटिश सिविल सर्वेंट के लिए हाईली पेड एम्प्लॉयमेंट का ठिकाना बन चुका था। हमने सचमुच खुद ही अपने शोषण के लिए भुगतान किया था, और जैसा कि बताया गया है, वेल्थी विक्टोरियन ब्रिटिश फैमिलीज ने अपना पैसा स्लेव इकोनॉमी से बनाया था। 90th सेंचुरी में ब्रिटेन के 1/5 एलिट ने अपना पैसा 3 मिलियन अफ्रीकन को समुद्र पार कराने के लिए दिया था। एंड इनफैक्ट 1833 में जब सिलेवरी ख़त्म कर दी गई, तब जो हुआ वह ये था कि कंपनसेशन के 20 मिलियन पाउंड्स उन लोगों को क्षतिपूर्ति के रूप में नहीं दी गई जिन्होंने अपनी जानें गंवाई थी या जिन्होंने गुलामी या अत्याचार झेला था, बल्कि उन्हें दिया गया जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी गंवाई थी। मैं इस बात से हैरान था कि आपके यूनियन का वाईफाई पासवर्ड मिस्टर ग्लेडस्टोन को समर्पित है, जो कि एक ग्रेट लिबरल हीरो थे। लेकिन मुझे माफ़ करिए, उनकी फैमिली भी उन लोगों में से एक थी जिन्हें कंपनसेशन का बेनिफिट मिला था। 15 मिलियन टू 20 मिलियन के बीच इंडियंस की डेथ ब्रिटिश प्रेरित अकालों में भुखमरी से हुई थी। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ कोर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ग्रेट बंगाल का अकाल था, जब 4 मिलियन पीपल मारे गए थे, क्योंकि विंस्टन चर्चिल ने रिटर्न पॉलिसी के तहत जानबूझकर ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई बंगाली सिविलियंस के बजाय यूरोपियंस की ओर मोड़ दी थी ताकि वहां भंडारण किया जा सके। चर्चिल ने कहा था, अल्प पोषित बंगालियों की भुखमरी मजबूत यूनानियों की तुलना में बहुत कम मायने रखती है। ये चर्चिल का एक्चुअल कोट है। और जब कॉन्शियस ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने चर्चिल को लेटर लिखा कि इस डिसीजन से लोग मर रहे हैं, तो चर्चिल ने लेटर पर लिख भेजा, गांधी क्यों नहीं मरा अभी तक। इसलिए ये सभी नोशंस कि ब्रिटिश सिविलाइजेशन और कॉलोनियलिज्म के बेनिफिट्स को पिछड़े लोगों तक पहुंचाने के लिए निरंकुशता से औपनिवेशिक उद्यम कर रही थी। मुझे माफ़ करिए, 1943 में चर्चिल का बिहेवियर उन कई एग्जाम्पल्स में से एक है जो इस मिथ को उजागर करता है।
और जैसा कि औरों ने भी बताया है, वॉयलेंस एंड रेसिज्म कॉलोनियल एक्सपीरियंस की रियलिटी थी। और कोई आश्चर्य नहीं कि ब्रिटिश एम्पायर का सूरज कभी नहीं डूबा, क्योंकि अंधेरे में तो भगवान भी अंग्रेजों पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक बहुत कंक्रीट एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि फर्स्ट स्पीकर मिस्टर ली ने सजेस्ट किया कि इन चीज़ों को क्वांटिफाइड नहीं किया जा सकता। चलिए मैं आपके लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्वांटिफाई करता हूं। इंडियन पर्सपेक्टिव रखने के लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि दूसरे लोगों ने दूसरे देशों के पर्सपेक्टिव से बातें की है। युद्ध लड़ने वाले सभी ब्रिटिश फोर्सेस में 1/6 इंडियंस थे। 54,000 इंडियंस ने अपनी जानें गंवाई और 65 घायल हुए और 4,000 या तो मिसिंग थे या जेल में थे। इंडियन टैक्स पेयर्स को 100 मिलियन पाउंड देने पड़े। इंडिया से 70 मिलियन गोले बारूद, 6 लाख राइफल्स एंड मशीन गन्स और 42 मिलियन कपड़े सिलकर भेजे गए और 1.3 मिलियन इंडियंस ने इस जंग में सेवा की। मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि शताब्दी समारोह अभी अभी हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया को 173,000 एनिमल्स, 370 मिलियन टन खाने पीने की चीज़ें भेजनी पड़ी। भारत उस समय मंदी, गरीबी और भुखमरी से पीड़ित था और उस समय जो कुछ भी भारत से ले जाया गया, आज के समय में उसकी कीमत 8 बिलियन पाउंड है। आपको क्वांटिफिकेशन चाहिए था ना, ये रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो तो और बुरा था। 2.5 इंडियन से लड़े। 1945 में ब्रिटेन पर टोटल कर्ज का 3 बिलियन पाउंड था, जिसमें से 1.25 बिलियन पाउंड्स इंडियंस के थे, जो आज तक नहीं लौटाए गए। किसी ने स्कॉटलैंड का जिक्र किया था, लेकिन सच्चाई यह है कि वास्तव में कॉलोनियलिज्म ने ही स्कॉटलैंड के साथ आपके हाथ मजबूत किए थे। 1707 में स्कॉट्स ने उपनिवेश को ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे और फिर आपको इंडिया मिल गया, जहां स्कॉट्स के लिए भरपूर रोजगार था। मुझे खेद है कि मिस्टर मैकेंजी को मेरे बाद बोलना पड़ा। इस औपनिवेशिक उद्यम में सोल्जर्स, व्यापारी, एजेंट्स और एम्प्लॉयज़ के रूप में उनकी कमाई ने स्कॉटलैंड को समृद्ध किया। इसी के चलते स्कॉटलैंड पॉवर्टी से बाहर निकला और अब जब आपके पास इंडिया नहीं है तो आपके संबंध उनसे ढीले पड़े हुए हैं। हमने दूसरे आर्ग्यूमेंट्स भी सुने हैं जहां रेलवे का जिक्र किया गया था। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मेरे कलीग जेमिका के हाई कमिश्नर ने पॉइंट आउट किया है, कि रेलवे एंड रोड्स ब्रिटिश के लाभ के लिए बिल्ड किए गए थे, ना कि आम लोगों के लिए। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि कई देशों ने बिना उपनिवेशीकरण किए बिना ही रेलवे और सड़कों का निर्माण किया है। इन्हें ब्रिटेन भेजे जाने वाले रॉ मटेरियल्स को भीतरी इलाकों से बंदरगाह तक ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। एंड इनफैक्ट इंडियंस, जमैकियन या अदर कॉलोनियल पब्लिक की ज़रूरतें भी पूरी होने लगी, जो संयोग की बात थी। और वैसे भी जिस तरीके का ट्रांसपोर्ट्स की मांग थी, वैसे बनाने के प्रयास भी नहीं किए गए। सच्चाई यह है कि इंडियन रेलवे ब्रिटेन द्वारा ब्रिटिश इन्वेस्टर्स को भारी भरकम इंसेंटिव ऑफर देकर बिल्ड कराए गए थे। उन्हें इंडियंस द्वारा पे किए जाने वाले टैक्सेस से रिटर्न की गारंटी दी गई थी। नतीजतन इंडिया में 1 मील रेल ट्रैक बिछाने की लागत ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में इसी काम की लागत से दुगनी थी, क्योंकि यहाँ फालतू का रिटर्न देने के लिए बहुत पैसा था। ब्रिटेन ने सभी लाभ कमाए, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल किया, इक्विपमेंट्स की सप्लाई की और ये सभी बेनिफिट भारत के सार्वजनिक रिस्क पर ब्रिटिश प्राइवेट एंटरप्राइजेस द्वारा उठाए गए थे। ये रेलवे की उपलब्धि थी। हमने यहाँ सहायता की बात सुनी है। आई थिंक सर रिचर्ड ओटवे ने फिर से भारत को ब्रिटिश सहायता का उल्लेख किया था। खैर, मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया को ब्रिटिश सहायता इंडियन जीडीपी का 0.4% है। इससे ज़्यादा तो इंडियन गवर्नमेंट फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ पर स्पेंड करती है। ये उस आर्ग्यूमेंट के लिए एक सही जवाब हो सकता है। If I may point out as well, यदि मैं भी जिक्र करूं, जैसा कि मेरे साथी वक्ताओं ने किया है, कि उपनिवेशों में नस्लीय हिंसा, लूट, नरसंहार और तस्करी जैसी घटनाएं हुई हैं और इंडिया के केस में तो हमारे लास्ट मुगल एम्पायर तक को दरबदर कर दिया गया। हाँ, हो सकता है कि इसमें से कुछ के मुआवजे के लिए आज का ब्रिटेन रिस्पॉन्सिबल ना हो, लेकिन उन्हीं स्पीकर्स ने गर्व के साथ विदेशी सहायता की ओर इशारा किया है। आप सोमालिया में भूख से मर रहे लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, लेकिन आपने उनकी मदद की, निश्चित रूप से मुआवजे के सिद्धांत के लिए। जो गलतियां हुई हैं उन्हें नकारा नहीं जा सकता। यह बताया गया है कि फॉर एग्जांपल कैरिबिया में अफ्रीकन्स का डीह्यूमनलाइजेशन और बड़े स्तर पर साइकोलॉजिकल डैमेज किया गया है। सोशल ट्रेडिशंस, प्रॉपर्टी राइट्स और सोसाइटी के अथॉरिटी स्ट्रक्चर को कमज़ोर किया गया। यह सब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के लिए था।
और फैक्ट यह है कि इन देशों में आज की कई प्रॉब्लम्स, जिसमें परसिस्टेंस, कुछ मामलों में नस्लीय और एथनिक एंड रिलीजियस टेंशन्स शामिल हैं, सीधे सीधे कॉलोनियल एक्सपीरियंस का परिणाम थे। इसलिए यह एक नैतिक कर्ज है जिसे चुकाया जाना चाहिए। किसी ने कंपनसेशन को चैलेंज किया था। वेल, आई एम सॉरी, जर्मनी सिर्फ इजराइल को ही नहीं, पोलैंड को भी कंपनसेशन देता है। शायद यहाँ के कुछ स्पीकर्स 1970 की वाल्टर गेटर में घुटनों पर बैठे चार्ल्स विलियम ब्रंट की ड्रामेटिक पिक्चर को याद करने के लिए बहुत छोटे हैं। और अदर एग्जाम्पल्स भी हैं। इटली ने लीबिया को कंपनसेशन दिया है, जापान ने कोरिया को, यहाँ तक कि ब्रिटेन ने भी न्यूजीलैंड माओरी को कंपनसेशन दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अनसुनी बात हो। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि प्रोफेसर लुइस ने हमें याद दिलाया है कि वे टेक्सास से हैं। टेक्सास में एक वंडरफुल एक्सप्रेशन है जो ओपोजिशंस के आर्गुमेंट का सारांश पेश करता है, ऑल हैट एंड नो कैटल। अब यदि जल्दी से मैं उन नोट्स को देख सकूं जिन्हें मैं तब लिख रहा था जब वे बोल रहे थे, तो यहाँ डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ का रेफरेंस दिया गया था। मैं अत्यंत सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि तुम 200 वर्षों तक अत्याचार करके, लोगों को मारकर, यातना देकर, अपंग बनाकर अमीर नहीं बन सकते और फिर इस बात का जश्न मनाएं कि आपने अंततः उन्हें डेमोक्रेटिक बना दिया है। हमें डेमोक्रेसी से वंचित कर दिया गया, इसलिए हमें इसे छीनना पड़ा। ना चाहते हुए भी इसे आपसे छीनना पड़ा। इंडिया के केस में 150 वर्षों के ब्रिटिश रूल के बाद इस पर विचार किया गया, वो भी सीमित मताधिकार के साथ। यस मैम, जरूर। The opposition spoke quite highly of Greek and Athenian democracy on which the West should pride itself and spoke of liberty and equality in that same name. The Athenian democracy was only functioning because of the slave society on which it was built. That's the nature of colonization. ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे लेकर किसी तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन की ज़रूरत है। अगर मैं बस बता सकूं, मुझे लगता है कि कुछ स्पीकर्स ने जो आर्गुमेंट दिए हैं, विशेष रूप से फर्स्ट स्पीकर मिस्टर ली ने कॉलोनियलिज्म के सभी बुरे अत्याचारों को स्वीकार किया है, लेकिन एसेंशियली ये भी सजेस्ट किया है कि कंपनसेशन कारगर नहीं होगा। वाजिब लोगों को मदद नहीं मिलेगी, इसका यूज़ प्रोपेगेंडा में किया जाएगा। इससे मिस्टर मुगाम्बे जैसे लोगों का हौसला बढ़ेगा। हाँ, तो ये अच्छा है कि पुराने दिनों में, आई एम सॉरी टू से, कैरेबियन के लोग अपने बच्चों को सुलाने के लिए यह कहकर डराते थे कि फ्रांसिस ड्रेक आ जाएगा। अब मुगाम्बे होंगे हमारे समय के नए फ्रांसिस ड्रेक। तथ्य बहुत सरलता से कहा गया है। हम किसी को सशक्त बनाने के टूल के रूप में कंपनसेशन की बात नहीं कर रहे हैं। वे आपके द्वारा की गई गलतियों के प्रायश्चित करने का एक टूल है। मैं ये मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ कि जिस तरीके की खौफनाक चीज़ें लोगों ने झेली हैं, उनकी भरपाई किसी रकम से नहीं की जा सकती। जैसा किसी ने बताया है कि आप एग्जैक्ट अमाउंट फिगर आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह बात सिद्धांत की है, इसे मानने की है। तथ्य यह है कि दोनों पक्ष के बलिदान के बारे में समानता के तौर पर खुलकर बोला गया है। ये तो ऐसी बात हुई ना कि एक चोर आपके घर में आता है, तोड़फोड़ करता है और अपनी उंगली में चोट लगा लेता है, और आप कहते हैं कि दोनों पक्षों ने बलिदान दिया है। I am sorry to say is not an acceptable argument. सच ये है कि हम विशेष रूप से ये बहस नहीं कर रहे हैं कि बहुत अधिक पैसा पे किया जाना चाहिए। इस सदन में प्रस्ताव क्षतिपूर्ति का है, ना कि ये कि कितना पैसा बकाया है और किसे पे किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि क्या कोई कर्ज है, क्या ब्रिटेन को क्षतिपूर्ति देनी है। जहाँ तक मेरी समझ है, अपने द्वारा की गई गलती को स्वीकार करने की क्षमता और केवल सॉरी बोलना कहीं बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप सहायता के तौर पर जीडीपी का कुछ % अदा करें। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि कंपनसेशन दे है। मुझे पर्सनली बहुत खुशी होगी अगर भारत में ब्रिटेन के पिछले 200 वर्षों के लिए अगले 200 वर्षों तक 1 पाउंड प्रति वर्ष दिया जाए। थैंक यू वेरी मच मैडम प्रेसिडेंट।